हेलो गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं रिसर्च का जो पेपर है, पीएचडी एंट्रेंस का जो पेपर होता है, रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो पेपर होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पीवाईक्यू पेपर्स की काफ़ी ज़्यादा नीड होती है कि हमें कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिसर्च का जो पेपर होता है उसमें जो पेपर फर्स्ट जनरल पेपर होता है उसमें कहाँ से कौन से कंटेंट क्या आता है, इन सब के बारे में जानकारी लेने के लिए हमें पीवाईक्यू क्वेश्चंस करने जरूरी है। अगर आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं पीएचडी एंट्रेंस किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, तो ये पेपर होने वाला है आपके लिए खास, तो क्लास के एंड तक जरूर बनी रहिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो जनरल पेपर होता है उसमें जो 50 क्वेश्चंस होते हैं 50 मार्क्स का होता है। इसके लिए टाइम 1.5 घंटा आपको दिया जाता है, ठीक है। और इसमें 50 क्वेश्चन होते हैं जो किससे होते हैं, रिसर्च मैथोलॉजी के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके रिगार्डिंग ये पेपर होता है। तो इसमें अपन सारे क्वेश्चंस के बारे में हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ क्लास के एंड तक जरूर बने रहिएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ रिसर्च। रिसर्च का जो प्राइमरी पर्पज है, प्राथमिक उद्देश्य है, ऑब्जेक्ट क्या है रिसर्च करने का, तो उसके बारे में आप बताएंगे कि इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है। क्या मनोरंजन के लिए रिसर्च किया जाता है, क्या ज्ञान सर्जन के लिए रिसर्च किया जाता है, विज्ञापन देने के लिए, या फिर सामाजिकरण, इंटरटेनमेंट, नॉलेज जनरेशन, एडवर्टाइजमेंट और सोशलाइजेशन। तो किसके लिए अपन रिसर्च करते हैं, तो ज्ञान को और बढ़ाने के लिए, ज्ञान का सर्जन करने के लिए रिसर्च किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होने वाला है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शोध का एक प्रकार है जिसका उद्देश्य घटनाओं का पता लगाने, उनका वर्णन करने के लिए। क्या होता है कि शोध का जो है कौन सा टाइप ऐसा है जो उद्देश्य घटनाओं का जो ऑब्जेक्ट है उनके बारे में पता लगाता है और उनका वर्णन करता है, डिस्क्राइब करता है उनको। तो इसका करेक्ट आंसर 2 नंबर का जो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ये आप वीडियो को पॉज करके बताना मुझे। तो वर्णनात्मक जो अनुसंधान है, डिस्क्रिप्टिव जो रिसर्च है, वो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। किस शोध अध्ययन के अंतिम परिणामों को क्या कहा जाता है। किसी शोध के अध्ययन के अंतिम परिणाम जो होते हैं, आउटकम्स जो आता है, फाइनल आउटकम जो आता है, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर होने वाला सी। जो शोध रिपोर्ट होती है, पूरा शोध वर्क करने के बाद में जो फाइनल जो आउटकम आता है उसको शोध रिपोर्ट कहते हैं। एक शोध रिपोर्ट में साहित्य समीक्षा क्या प्रस्तुत करती है। जो साहित्य समीक्षा, लिटरेचर जो रिव्यू होता है, वो क्या प्रस्तुत करता है। तो 4 नंबर जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, मौजूद शोध का सारांश प्रस्तुत करती है। क्या करती है, जो शोध मौजूद है उसका जो सारांश होता है, ठीक है, समराइज जो करता है वो करती है आपकी साहित्य जो समीक्षा है, वो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। मौजूद शोध की सारांश प्रस्तुति करती है साहित्य समीक्षा। ऑप्शन नंबर बी आपका इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो है, किस प्रकार का शोध कारण और प्रभाव संबंधों को सामने से संबंधित है। कारण और प्रभावों को संबंधों को समझने से संबंधित है। कारण और जो प्रभाव है उनको किससे समझा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका करेक्ट आंसर प्रयोगात्मक अनुसंधान, सी ऑप्शन सही होने वाला है। एक शोध अध्ययन कैसे किया जाएगा, इसकी विस्तृत योजना के लिए क्या शब्द यूज किया जाए। शोध जो अध्ययन होता है, ठीक है, डिटेल प्लान ऑफ हाउ ए रिसर्च स्टडी विल बी कंडक्टेड। तो इसके करेक्ट आंसर 6 नंबर का होने वाला है। 6 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर होने वाला है, अनुसंधान की जो डिजाइन होती है किसी भी कार्य को करने के लिए, उसकी पहले से जो प्री प्लानिंग होती है उसको बोलते हैं अनुसंधान डिजाइन, या फिर डिजाइन करना, किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी एक रूपरेखा तैयार करना, तो वो हो गया अनुसंधान डिजाइन। करेक्ट आंसर बी होने वाला है। निम्नलिखित में से क्या एक प्रकार की शोध रिपोर्ट नहीं है। कौन सी एक शोध रिपोर्ट नहीं है, तो इनमें आपको बताना है अनुभवजन्य रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, वर्णनात्मक रिपोर्ट और प्रेरणात्मक रिपोर्ट। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा नहीं है, शोध रिपोर्ट का प्रकार इनमें कौन सा नहीं है। तो 7 नंबर का जो ऑप्शन है सी, वर्णनात्मक रिपोर्ट, ये किसी प्रकार की शोध रिपोर्ट नहीं है। अनुभवजन्य रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और प्रेरणात्मक रिपोर्ट, ये निम्नलिखित में से क्या एक प्रकार की शोध रिपोर्ट नहीं है। तो जो वर्णनात्मक रिपोर्ट है ये एक प्रकार की शोध नहीं है, वर्णनात्मक रिसर्च का एक टाइप होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम। शोध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। जो रिसर्च होता है उसके बारे में कौन सा कथन सत्य है। अनुसंधान केवल एक बार की जाने वाली गतिविधियां हैं। क्या अनुसंधान को एक बार ही किया जा सकता है। अनुसंधान हमेशा एकांकीपन में किया जाता है। क्या ऐसा राइट है कि ऑलवेज कंडक्टेड इन इंस्टॉलेशन। अनुसंधान व्यवस्थित एवं सुव्यवस्थित प्रक्रिया है। अनुसंधान हमेशा सहज ज्ञान और स्वतः परिवर्तित होता है। इनमें करेक्ट आंसर जो 8 का है वो होने वाला है सी ऑप्शन, अनुसंधान व्यवस्थित और सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज प्रोसेस है, ठीक है। तो 8 नंबर का आंसर होने वाला है आपका सी। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, शोध में सहकर्मी समीक्षा क्या
का क्या महत्व है, सहकर्मी जो समस्या है उसका समीक्षा है उसका क्या महत्व है। क्या आप जानते हो कि सहकर्मी जो समीक्षा है वो क्या होती है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप जरूर मेंशन करेंगे। शोध में सहकर्मी समीक्षा का क्या महत्व है? क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर होने वाला है बी। यह अनुसंधान की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। सहकर्मी जो समीक्षा है वो अनुसंधान की जो गुणवत्ता है उसके बारे में बताता है। शोध प्रक्रिया में डेटा विश्लेषण के बाद क्या आता है? जो डेटा विश्लेषण होता है, डाटा एनालिसिस होता है, उसके बाद में रिसर्च प्रोसेस व्हाट कम्स आफ्टर डाटा एनालिसिस तो क्या है? तो 10 के बाद में क्या, 10 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी। जो परिणाम आते हैं डाटा कलेक्शन के बाद में उनकी जो व्याख्या की जाती है वो आती है डाटा विश्लेषण के बाद में। इसकी प्रोसेस में डाटा विश्लेषण के बाद में परिणामों की व्याख्या आती है। सबसे पहले क्या होता है कि अपनी जो प्रॉब्लम्स होती है उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में उसकी लिटरेचर, हाइपोथेसिस, ठीक है। और फाइनल जो डाटा विश्लेषण होने के बाद में आपकी जो परिणामों की जो व्याख्या है वो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अनुसंधान प्रक्रिया में पहला कथन क्या है? अनुसंधान प्रक्रिया का जो पहला कथन है वो क्या होने वाला है? क्या समस्या की पहचान की जाती है सबसे पहले? हाँ, सबसे पहले क्या होता है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके बाद में आगे की प्रोसेस शुरू होती है। शोध में एक परिकल्पना है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है? शोध में एक परिकल्पना है, ए हाइपोथेसिस इन रिसर्च। क्या है इसका करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर होने वाला है परीक्षण किया जाने वाला एक अस्थायी कथन है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में शोध में एक परिकल्पना है, परीक्षण किया जाने वाला एक अस्थायी कथन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, शोध में परिकल्पना परीक्षण का उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन रिसर्च में? पर्पज ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन रिसर्च। शोध में परिकल्पना परीक्षण का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का सी, डेटा की विश्वसनीयता का मूल्यांकन करना ही शोध की परिकल्पना का ऑब्जेक्ट होता है। निम्नलिखित में से क्या सुपरिभाषित शोध समस्या की विशेषता है? सुपरिभाषित जो शोध समस्या है, ठीक है, उसकी विशेषता क्या रहने वाली है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर होने वाला है सी ऑप्शन, यह विशिष्ट और स्पष्ट होती है, ठीक, स्पेसिफाई एंड क्लियर होती है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रायोगिक अध्ययन में नियंत्रण समूह की क्या भूमिका है? प्रायोगिक अध्ययन में नियंत्रण समस्या की क्या भूमिका है? क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर तुलना के लिए आधार रेखा प्रदान करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो 15 का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है बी। 16 क्वेश्चन, किस शोध पद्धति में परिवर्तनशील तथ्यों का व्यवस्थित हेरफेर शामिल है? किस शोध पद्धति में परिवर्तनशील तथ्यों का व्यवस्थित हेरफेर शामिल है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो प्रायोगिक अनुसंधान इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। किस शोध पद्धति में परिवर्तनशील तथ्यों का व्यवस्थित हेरफेर शामिल है? तो प्रायोगिक अनुसंधान इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। आप बोथ लैंग्वेज में देख सकते हैं। मैं ज़्यादा वीडियो को बड़ा ना हो इसलिए मैंने इसको हिंदी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, क्योंकि इंग्लिश वाले को हिंदी समझ में आती है लेकिन हिंदी वाले को थोड़ा सा सहज महसूस नहीं होता इंग्लिश के साथ में। प्रायोगिक डिजाइन में यादृच्छिकरण का क्या महत्व है? 17वां क्वेश्चन है, उसका करेक्ट आंसर होने वाला है यह भ्रमित करने वाले परिवर्तनशील तथ्यों को प्रभाव को कम करता है। प्रायोगिक डिजाइन में यादृच्छिकरण का महत्व क्या है? तो यह भ्रमित करने वाले परिवर्तनशील तथ्यों के प्रभाव को कम करता है। शून्य परिकल्पना क्या है? 18वां का करेक्ट आंसर होने वाला है बी, एक बयान की कोई प्रभाव नहीं है। इसका करेक्ट आंसर बी है, इसका सी है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर संभाव्यता नमूनीकरण तकनीक है? क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर है वो होने वाला है सी ऑप्शन, सुविधा नमूनीकरण। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर संभाव्य नमूनीकरण नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक कौन सी है? तो इसमें आ जाएगा सुविधा नमूनाकरण। हिंदी वाले वर्ड्स ना इतना कंफ्यूज करते हैं कि बोलने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो आई होप आप इग्नोर करेंगे। परिकल्पना परीक्षण के संदर्भ में सहकर्मी समीक्षा का ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है? सहकर्मी समीक्षा का ऑब्जेक्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है शोध निष्कर्षों को मान्यता देना, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, शोध डिजाइन की क्या भूमिका है? जो शोध डिजाइन होती है, रिसर्च डिजाइन होती है, इसकी क्या भूमिका होती है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 में सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होने वाला है कि किसी अध्ययन में समग्र आचरण एवं मार्गदर्शन करना, ये शोध डिजाइन की भूमिका होती है। संभाव्य और गैर संभाव्य न्यायादर्श में क्या सत्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 22 है, संभाव्यता और गैर संभाव्यता न्यायादर्श में क्या सत्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए, संभाव्य नवीनीकरण अधिक व्यक्ति
परक है। क्वेश्चन नंबर जो 23 है, इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? निम्नलिखित में से क्या संभाव्यता प्रतिचयन का उदाहरण है? संभाव्यता जो प्रतिचयन है उसका जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, वो क्या होने वाला है? तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है स्नोबॉल जो नमूनाकरण है। क्वेश्चन नंबर 23 नहीं, गलत है। क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होने वाला सरल यादृच्छिक नमूनाकरण जो है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग? तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो सरल यादृच्छिक नमूनाकरण है वो संभावित प्रतिचयन का एक उदाहरण है। सुविधा नमूनाकरण का मुख्य नुकसान क्या है? इसका जो नुकसान है, डिसएडवांटेज है समूह सुविधा, ठीक है। मेन डिसएडवांटेज ऑफ कन्वेंस सैम्पलिंग। तो इसका क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर है, इसके पक्षपातपूर्ण पक्षीय परिणाम हो सकते हैं। जो पक्षपातपूर्ण है, लार्ज सैम्पलिंग साइज, तो इसके बड़े नमूनाकरण की आवश्यकता होती है नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो बी ऑप्शन है। इसके पक्षपातपूर्ण परीक्षीय परिणाम हो सकते हैं, ठीक है। इट में लीड ऑफ बेस्ट रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 25 है, सरल यादृच्छिक नमूनाकरण क्या है? जो सरल यादृच्छिक सर्टिफाइड जो रैंडम सैम्पलिंग है, इसका नमूनाकरण जो है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर होने वाला है, इसका करेक्ट आंसर भी होने वाला है एक नमूने का अलग अलग उपसमूहों में विभाजन होना ही स्थिरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 26, कोटा नमूनाकरण का उद्देश्य क्या है? कोटा, व्हाट इज द पर्पज ऑफ कोटा सैम्पलिंग? तो इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है? कोटा नमूनाकरण का उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है बी, नमूने में कुछ विशेषताओं के अनुपात को जनसंख्या में मौजूद विशेषताओं से मिलाना। क्वेश्चन नंबर 27 है, गुणात्मक अनुसंधान में अक्सर किस प्रकार के नमूने का उपयोग किया जाता है? गुणात्मक जो अनुसंधान है इसमें अक्सर किस प्रकार के नमूने का उपयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर है उद्देश्यपूर्ण नमूनाकरण। क्लस्टर सैम्पलिंग का उपयोग करने का क्या फ़ायदा है? जो क्लस्टर सैम्पलिंग है उसका जो यूज़ करने का क्या फ़ायदा है, बेनिफिट क्या है? तो 28 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है सी, ये लागत प्रभावी है। क्वेश्चन नंबर 29, सुविधा नमूनीकरण का उद्देश्य करते समय किस बात का ध्यान रखा जाता है? क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर होने वाला है 29 का, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 29, सुविधा नमूनीकरण का उपयोग करते समय किस बात का ध्यान रखा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो करेक्ट आंसर है, जो बाह्य वैधता है, एक्सटर्नल जो वैलिडिटी है, उसका ध्यान रखा जाता है। उस नमूने को क्या कहते हैं जिसमें जनसंख्या का प्रत्येक व्यक्ति शामिल है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर है वो जनगणना इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। गुणात्मक और मात्रात्मक डेटा के बीच क्या अंतर है? क्वेश्चन नंबर 31 बी, गुणात्मक डेटा श्रेणीबद्ध है, मात्रात्मक डेटा संख्यात्मक है। गुणात्मक और मात्रात्मक डेटा के बीच का जो अंतर है, डिफरेंस, वो जो है क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव जो डेटा है उसके गुणात्मक डेटा श्रेणीबद्ध और क्वांटिटी जो मात्रात्मक डेटा है वो संख्यात्मक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक डेटा का उदाहरण है? जो गुणात्मक डेटा है क्वालिटेटिव, उसका जो उदाहरण है वो कौन सा होने वाला है? तो क्वेश्चन नंबर जो 32 है, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है सी। 32 का जो करेक्ट आंसर है, कारों के रंग है जो वो क्वालिटेटिव डेटा का एक उदाहरण हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 33, अनुसंधान में सांख्यिकीय उपकरणों और तकनीकों का उद्देश्य क्या है? अनुसंधान में सांख्यिकीय उपकरणों में तकनीकों का उद्देश्य क्या है? तो 33 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, डेटा का सारांश और विश्लेषण करना ही इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा माप चरम मूल्यों से सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो केंद्रीय प्रवृत्ति का जो कौन सा माप है वो चरम मूल्यों में से सबसे अधिक प्रभावित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो मध्यमान जो है, मीन है, उससे चरम मूल्यों में सबसे अधिक प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर होने वाला है क्या, ये हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 35 है, डेटा के सेट में माध्यिका क्या दर्शाती है? जो डेटा का जो सेट है उसमें माध्यिका है वो क्या दर्शाती है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो करेक्ट आंसर है वो बी होने वाला है। जब डेटा को क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो मध्यमान जो होता है वो माध्यिका को दर्शाता है। धनात्मक रूप से विषम
वितरण में मध्यिका के संबंध में माध्य कहाँ स्थित होता है। क्वेश्चन नंबर जो 36 है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धनात्मक रूप से विषम वितरण में मध्यिका के संबंध में माध्य कहाँ स्थित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ये आप जरूर मुझे वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो 36 का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो माध्य अधिक होता है माध्यिका से। धनात्मक रूप से विषम वितरण में मध्यिका के संबंध में माध्यमान कहाँ स्थित होता है, तो माध्य अधिक होता है माध्यिका से। क्वेश्चन नंबर जो 37 है, सांख्यिकीय में मानक विचलन का उद्देश्य क्या है। ठीक है, सांख्यिकी में मानक विचलन जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इसका उद्देश्य ऑब्जेक्ट क्या होता है। 37 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होने वाला है, डेटा के प्रसार को मापने के लिए जो मानक विचलन को काम में लिया जाता है। तो आंसर नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा सतत चर का एक उदाहरण है। सतत चर का एक उदाहरण है। सतत चर कौन सा होता है, कंटिन्यूअस जो वेरिएबल होता है उसका ऑब्जेक्ट, उसका एग्जाम्पल कौन सा है। तो आपको जो कंटिन्यूअस वेरिएबल है उसका एग्जाम्पल बताना है। एक परिवार के में बच्चों की संख्या, पार्किंग स्थल में कारों के प्रकार, व्यक्तियों की ऊंचाई और प्रतिभागियों की वैवाहिक स्थिति। जो कंटिन्यूअस जो वेरिएबल है उसका उदाहरण आपका 37 क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर आपका व्यक्तियों की जो ऊंचाई है वो सतत चर का एक उदाहरण है। ठीक है, वेरिएबल जो कंटिन्यूअस जो वेरिएबल है हाइट ऑफ इंडिविजुअल है वो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 39 है, डेटा वितरण के ग्राफिकल प्रतिनिधित्व के लिए शब्द क्या है। डेटा वितरण के ग्राफिकल प्रतिनिधित्व के लिए शब्द क्या है। 39 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हिस्टोग्राम होता है, स्केटर प्लॉट होता है, बार चार्ट होता है, पाई चार्ट होता है। तो डेटा वितरण के ग्राफिक प्रतिनिधित्व के लिए शब्द क्या है। तो 39 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हिस्टोग्राम होने वाला है। तो आंसर नंबर ए सही है। बहुलक कब केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयोगी माप है। तो बहुलक जो है केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयोगी माप है। तो कब केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयोगी माप है। तो क्वेश्चन नंबर जो 40 है इसका करेक्ट आंसर आपका छोटे नमूना आकार में ये उपयोगी केंद्रीय प्रवृत्ति का एक उपयोगी माप है। क्वेश्चन नंबर 40 इसमें थोड़ा सा आगे हो गई PDF। अनुसंधान में सूचित सहमति प्राप्त करना क्यों महत्वपूर्ण। अनुसंधान में सूचित सहमति प्राप्त करना क्यों महत्वपूर्ण है। तो 41 जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर आपका बी होने वाला है। यह प्रतिभागियों के अधिकारों और स्वायत्तता की रक्षा करता है। तो बी आंसर इसका सही होने वाला है। अनुसंधान नैतिकता का कौन सा सिद्धांत लाभ को अधिकतम करने और नुकसान को कम करने की आवश्यकता पर जोर देता है। तो 42 क्वेश्चन का आंसर होने वाला है सी। ये क्वेश्चन नंबर 42 है, अनुसंधान नैतिकता का कौन सा सिद्धांत लाभ को अधिकतम करने और नुकसान को कम करने की आवश्यकता पर जोर देता है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो करेक्ट आंसर है वो उपकर इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अनुसंधान में आचार संहिता का उद्देश्य क्या है। जो आचार संहिता है एथिक्स ऑफ इन रिसर्च, इसका ऑब्जेक्ट क्या है। तो 43 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये सार्वभौमिक नैतिकता मानक स्थापित करता है। ठीक है, अगर आप रिसर्च कर रहे हो उसमें एथिक्स है, ठीक है, एथिकल है वो रिसर्च, तो ये सार्वभौमिक जो नैतिकता है, ठीक है, वो यूनिवर्सल जो एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं उनको स्थापित करता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, अनुसंधान नैतिकता में संस्थागत समीक्षा बोर्ड IRB की क्या भूमिका है। अनुसंधान नैतिकता में संस्थागत समीक्षा बोर्ड IRB की क्या भूमिका है। तो 44 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होने वाला है ये अनुसंधान प्रस्तावों को मंजूरी देता है। अब बात करेंगे हम 45 नंबर का जो क्वेश्चन है, शोधकर्ताओं के लिए गोपनीयता बनाए रखना क्यों महत्वपूर्ण है। जो शोधकर्ता होते हैं उनको शोधकर्ताओं के लिए गोपनीयता बनाए रखना क्यों महत्वपूर्ण है। तो जो रिसर्चर होते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्चर्स टू मेंटेन कॉन्फिडेंटली, ठीक है, गोपनीयता बनाए रखना क्यों महत्वपूर्ण है। तो 45 नंबर का जो क्वेश्चन है, 45 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है सी। प्रतिभागियों की गोपनीयता की रक्षा करने के लिए जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिसर्चर्स, उनकी गोपनीयता को बनाए रखने के लिए ही गोपनीयता बनाए रखना महत्वपूर्ण है शोधकर्ताओं के लिए। शोध में डीब्रीफिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। डीब्रीफिंग है उसका जो मुख्य ऑब्जेक्ट है, मेन ऑब्जेक्टिव है, वो क्या होने वाला है। तो 46 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, क्या प्रतिभागियों की इंक्वायरी करना, प्रतिभागियों की
को फीडबैक प्रदान करना, प्रतिभागियों को भ्रमित करने के लिए, सूचित सहमति प्राप्त करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है बी, प्रतिभागियों को फीडबैक प्रदान करने के लिए। 46 का जो आंसर है वो बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा शोध में सहभागिता नैतिकता उल्लंघन का उदाहरण है? जो शोध में सहभागिता नैतिकता जो है उसका उल्लंघन है, उसका जो एग्जाम्पल है वो 47 क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। डेटा को गलत साबित करना ही इसका नैतिक उल्लंघन का एक उदाहरण हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, अनुसंधान नैतिकता में न्याय के सिद्धांत का क्या महत्व है? अनुसंधान नैतिकता में जो न्याय का जो सिद्धांत है उसका क्या महत्व रहने वाला है? तो 48 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है यह अनुसंधान लाभों और बोझ का समान वितरण सुनिश्चित करता है। इसका करेक्ट आंसर बी होने वाला है। 47 का जो करेक्ट आंसर है वो ए रहने वाला है। 47 का जो आंसर है वो ए रहने वाला है। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट 49 क्वेश्चन है। 49 नंबर का जो क्वेश्चन है, शोधकर्ताओं के लिए अभिरुचि के टकराव का खुलासा करना क्यों आवश्यक है? जो शोधकर्ताओं है उनके लिए अभिरुचि के टकराव का खुलासा करना क्यों आवश्यक है? तो 49 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर होने वाला है सी, अनुसंधान में पूर्वाग्रह से बचने के लिए। जो पूर्वाग्रह होते हैं, अवॉइड बीन्स इन रिसर्च, जो पूर्वाग्रह होते हैं कि हम किसी भी चीज़ के बारे में पहले से थिंकिंग कर लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सी होने वाला है। शोध में किसी अध्ययन से किसी प्रतिभागी की स्वेच्छा वापसी के लिए क्या शब्द है? शोध में किसी अध्ययन में किसी प्रतिभागी की स्वैच्छिक वापसी के लिए क्या शब्द है? तो जो स्वैच्छिक वापसी है उसको विड्रॉल कहते हैं। वापसी ही इसको जो यूज करते हैं, वापसी इसके लिए यूज करते हैं, विड्रॉल इसके लिए यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर डी होने वाला है। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो हमारे पास में और भी रिसर्च के जो सब्जेक्ट हैं और भी पीएचडी के जो विभिन्न यूनिवर्सिटी के जो पीएचडी पेपर्स हैं वो अवेलेबल हैं। तो अगर आप इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, अच्छे व्यूज़ और लाइक्स एंड कमेंट्स आएंगे और चैनल को सपोर्ट मिलेगा तो वो भी पेपर्स आपको